लेकिन आज के वीडियो से मैं आपको डिमोटिवेट कराना या फिर किसी से कम फील कराना नहीं चाहती, या फिर ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस तरीके के मार्क्स ऑब्टेन करते हैं कि वो उन मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होते एंड देन क्लास 12th में वो और डरने लग जाते हैं। अगर हम क्लास 10th के कंपैरिजन में आपके 11th का सिलेबस देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप जो पढ़ रहे हो वो किस तरीके से पढ़ रहे हो वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा कि आपने पढ़ लिया, लेकिन क्या वो आपको ज़रूरी था पढ़ना। मोबाइल फोन्स टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करो, पर इतना नहीं कि वो आपको यूज़ करने लग जाए। बेटा, अगर आप किसी भी मोटिवेशन के लिए बैठे हो ना, तो आज ही जाके घर पे बोल दो कि यार हमारी पढ़ाई छुड़वा दो, मतलब हमें तो मोटिवेशन चाहिए होता है हर मिनट। हाय एवरीवन, सो थंबनेल देख के आप वीडियो का टॉपिक तो जान चुके होंगे, लेकिन आज के वीडियो से मैं आपको डिमोटिवेट कराना या फिर किसी से कम फील कराना नहीं चाहती हूँ, बल्कि आज के वीडियो से मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। एक ऐसी बात जो बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं और एक ऐसी बात जो बहुत सारे स्टूडेंट्स उस समय पे जान पाते हैं जब तक बहुत ज़्यादा टाइम जा चुका होता है। सो वेलकम टू द चैनल, माय नेम इज तापुर ओमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड आज हम बात करेंगे क्यों क्लास 11th में ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं या फिर ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस तरीके के मार्क्स ऑब्टेन करते हैं कि वो उन मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होते एंड देन क्लास 12th में वो और डरने लग जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक स्टूडेंट्स कम मार्क्स ऑब्टेन करता है क्लास 11th में इवन एज कंपेयर टू देयर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर हम डेटा की बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स 12th के कंपैरिजन में 11th में फेल होते हैं। इसका रीज़न क्या है? देखो, स्कूल की पॉलिसीज हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती है। स्कूल कैसा क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके की चेकिंग हो रही है, किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। लेकिन उसके अलावा ज़्यादातर जो रोल होता है वो एक स्टूडेंट का ही होता है। तो उसमें क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आप गलत करते हो या जिसकी वजह से आप बहुत ही कम स्कोर करते हो। तो इसका सबसे मेन रीज़न, जो पहला रीज़न होता है, वो आपका होता है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिलेबस। यानी कि अगर हम क्लास 10th के कंपैरिजन में आपके 11th का सिलेबस देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें गलती क्या है? सिलेबस की गलती है? नहीं। क्या हम सिलेबस को गलत सोचते हुए बैठ सकते हैं? नहीं। तो इसमें किया क्या जाता है? आपको अपने 10th क्लास का जो शेड्यूल है उसे 11th क्लास में पूरी तरीके से चेंज करना होता है, क्योंकि बहुत जल्दी हम किसी भी चीज़ को, किसी भी हैबिट को बहुत जल्दी नहीं समझ पाते या बहुत जल्दी नहीं फॉलो कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत डालनी पड़ जाएगी। तो आपको, अगर आप 10th के कंपैरिजन में, अगर आप 10th में 3 आवर्स पढ़ते थे या 4 आवर्स पढ़ते थे और आप बहुत अच्छा स्कोर करके आए हो, या फिर आप जैसा भी स्कोर करके आए हो, आपको 11th में आके उसको 2 टाइम्स स्टार्टिंग में करना है, देन 3 टाइम्स एंड इसको बढ़ाते जाना है, क्योंकि सिलेबस 2 टाइम नहीं, 3 टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो पहली चीज़, आपके सिलेबस के बढ़ने की वजह से जो आपकी हैबिट्स है उनमें चेंज आ जाना चाहिए, जो आपका स्केड्यूल है उनमें चेंज आ जाना चाहिए, जो टाइम आप पहले फॉलो करते थे उसमें चेंजेस आ जाने चाहिए। और इस सिलेबस को समझने के लिए आपको उसको डेप्थ में जानना चाहिए। तो पहला एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, फैक्टर होता है कि यार सिलेबस बहुत बढ़ गया, पर सिलेबस को आपको ही पूरा करना होता है। सेकेंड, एक काफ़ी अच्छा पॉइंट होता है कि यार सिलेबस तो बढ़ गया, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन सेकंड पता है क्या होता है, दिक्कत पता है क्या आती है कि मैम आपने जो टाइम वाला फैक्टर बोला ना, ये बड़ा अजीब लगता है। भाई हम पहले 2 घंटे पढ़ते थे, ले तो आए अच्छे नंबर, तो यहाँ पे भी ले आएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। अगर आप 11th की क्लास की कोई भी एक सब्जेक्ट की भी बुक उठा लोगे और कंपेयर करोगे उसको क्लास 10th की बुक से, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या उसमें चेंजेस हैं। एंड अगर उसमें ऐसे चेंजेस हैं तो आपको अपने स्केड्यूल में उससे ज़्यादा चेंजेस लाने पड़ जाएंगे। तो जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, आप जो इनएडिकेट प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब आपको लग रहा है हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या आप जो पढ़ रहे हो वो वैसे पूछा जाता है। 10th में बहुत आसान होती हैं चीज़ें कि यार हमने ना टीचर ने बता दिया ये आएगा ही आएगा और हमने ये चीज़ कर ली, लेकिन 11th ऐसी नहीं होती। और ना ही दुनिया के कोई भी टीचर आपको हर एक पॉइंट एज इट इज बता सकते हैं कि ये आएगा। रीजन, सिलेबस का बढ़ जाना। तो आप उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस वो भी चेंज हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन इनफैक्ट आपको प्रैक्टिस करने पड़ जाएंगे। तो आप जो पढ़ रहे हो वो किस तरीके से पढ़ रहे हो वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा कि आपने पढ़ लिया, लेकिन क्या वो आपको जरूरी था पढ़ना? क्या उससे इतने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है? आपको टाइम मैनेजमेंट, मार्क्स मैनेजमेंट सब करना पड़ जाता है। क्या आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें आपने 1 घंटा दे दिया, क्या वो 1 नंबर का आता है? तो क्या आपने जो टाइम मैनेजमेंट दिया वो सही दिया उसके हिसाब से? तो वो बहुत गलत हो जाता है। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्हें जो ईजी लगता है वो उसको पढ़ने में टाइम निकाल देते हैं पूरा, बट रियलिटी ये हो सकता है उससे कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हो।
तो ये जो आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो इनएडिकेट तरीके से कर रहे हो, वो प्रिपरेशन सही जा ही नहीं रही है। आप सोचते हो हमने तो बहुत पढ़ा, पर फिर मार्क्स क्यों नहीं हम लेके आ पा रहे हैं? क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो सकता है वो उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है आपका प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि यार इतना सा टॉपिक ही तो बचा है, कल कर लेंगे। ये जो कल है ये आता ही नहीं है, ये कल बना ही नहीं है कहीं भी। तो जब आप 10th में थे या आप 9th में थे या आप जूनियर क्लासेस में थे, ये चलता था। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं रियलिटी बताऊं, 12th में भी कई चीज़ों में ये चल जाता है कि अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि उसके टॉपिक्स एज सच इतने डेप्थ में नहीं होते जितने क्लास 11th के टॉपिक्स होते हैं। 11th की जो आपके सारे सब्जेक्ट्स को भी अगर मैं देखूं तो आपकी क्लास 11th जो है वो क्लास 12th से भी ज़्यादा डिफिकल्ट मानी जाती है। उसका रीज़न है क्योंकि आपको वो चीज़ें पहली बार पढ़ाई जा रही होती हैं। 12th तक आते आते आपकी एक हैबिट सेट हो जाती है जिसकी वजह से उसका सिलेबस कंपैरेटिव टू 11th का सिलेबस ईजी लगने लग जाता है। तो कल पे अगर आप टालोगे तो वो कल आता ही नहीं है, और वो कल आते आते कितना टाइम चला जाता है कि एक बार, बस एक बार आपकी कोई चीज़ छूट जाती है ना तो वापस से उसको पकड़ने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। एक बार आपने कोई एक चैप्टर छोड़ दिया, फिर अगर आप सोचो यार एंड मोमेंट पे कर लेंगे, तो क्लास 11th का सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, जो एक फैक्टर हर जगह लग रहा होता है जिसकी वजह से हर चीज़ गलत होती चली जाती है। तो आपको कल पे नहीं टालना है कोई भी चीज़। थर्ड पॉइंट होता है कि यार पढ़ लिया, ठीक है, सब कुछ कर लिया, अब मैम लास्ट मिनट में बैठ के रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि हर जगह यही तो। मैम रिवीजन का मतलब क्या होता है? जो लास्ट में किया जाए। एक्चुअली रिवीजन का भी एक तरीका होता है। अगर आप क्लास 11th में हो या आप इनफैक्ट 12th में हो और आप ये सोच रहे हो कि आप रिवीजन लास्ट मोमेंट पे करोगे, तो आप रिवीजन का तरीका ही नहीं समझ पा रहे हो, आप उस क्लास की नीड ही नहीं समझ पा रहे हो, आप उस सब्जेक्ट को नहीं समझ पा रहे हो। इसका मतलब है रिवीजन एक लास्ट मिनट वाला जो होता है वो हर एक करता है और वो करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या आप अपने टॉपिक को खत्म करने के बाद एक फ्रीक्वेंट रिवीजन लगा रहे हो? क्या आप फ्रीक्वेंटली उसको रिवाइज कर रहे हो अपने टॉपिक्स को? चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आप सोचो ठीक है 4 चैप्टर्स हमारे हो गए, अब ऑब्वियस सी बात है 4 चैप्टर सपोज और बचे, फिर रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ये तरीका रिवीजन का गलत होता है। जो क्योंकि स्टूडेंट 10th से होकर आया होता है तो वो यही अपना रहा होता है, बट इन रियलिटी ये तरीका आपको हमेशा ले डूबता है। नो मैटर आपने कितनी प्रिपरेशन करी हो, नो मैटर आपने कितनी पढ़ाई करी हो, अगर आप एक प्रॉपर रिविजन सेट नहीं कर रहे हो, आप हर चैप्टर के बाद वापस से उसको कम से कम हाफ एन आवर रिवाइज नहीं कर रहे हो, या फिर आप एक परफेक्ट टाइम नहीं निकाल रहे हो रिविजन का, तो आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज अच्छे से नहीं कर पाओगे। और यही रीजन होता है कि आपको चीजें याद नहीं रहती एंड आप सोचते हो पेपर बहुत डिफिकल्ट बन गया है। सो लास्ट मिनट रिवीजन के भरोसे कभी भी नहीं बैठना चाहिए, रिवीजन फ्रीक्वेंट रखना चाहिए। एंड रिवीजन इज अप टू यू कि आपने सोच लिया यार ये वाला सब्जेक्ट थोड़ा आसान है तो हम इसके हर 3 चैप्टर के बाद रिवीजन करेंगे या फिर हर 2 चैप्टर के बाद रिवीजन करेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंटली किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप रिवीजन करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको चीजें और हेक्टिक लगती चली जाती हैं, बट वो अच्छे से रिवाइज हो ही नहीं सकती कभी भी। फोर्थ पॉइंट, ये पॉइंट मुझे लगता है समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस एक लाइन बोलूँगी कि यार मोबाइल फ़ोन्स टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करो, पर इतना नहीं कि वो आपको यूज़ करने लग जाए। इतनी हैबिट में नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें कि यार सुबह उठ गए ना तो फ़ोन का पहले टाइम है, सोने से पहले फ़ोन चला लेते हैं, तो आप उसका जो टाइम सेट करते हो, वो जो आप डिस्ट्रैक्शन होते हो, या आप पढ़ रहे हो, आपने सोचा यार पता है पढ़ाई से थोड़ा सा मन हट गया है, थोड़ी देर फ़ोन चला लेता हूँ, थोड़ी देर चला लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बट कब टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करने लग जाती है आपको पता ही नहीं चलता, वो थोड़ी देर कब बहुत देर में निकल जाती है आपको पता नहीं चलता। एंड अगर आप माइंड वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर ले जाते हो तो उसके बाद आपका वापस से उस कांस्टेंट तरीके से पढ़ना नामुमकिन होता चला जाता है। तो डिस्ट्रैक्शंस जो आपके पास आ रहे हैं, जो आपकी फील्ड में आ रहे हैं, आपको ही उन्हें हटाना है। अगर आप ये सोचो कि यार एक मैसेज ही तो रिप्लाई कर रहा हूँ, कितना टाइम चला जाएगा, लेकिन उस मैसेज के रिप्लाई में टाइम नहीं जाता है, टाइम जाता है जब आप वापस से स्क्रॉल करने लग जाते हो फ़ोन को। वो एक बड़ी ही बेकार हैबिट होती है। उसका रीज़न केवल ये नहीं है कि आप पढ़ाई से अच्छे से नहीं कर पाओगे, उसका रीज़न है आप लाइफ में भी हमेशा किसी ना किसी से पीछे होते चले जा रहे हो। हर मिनट जो आप फ़ोन को दे रहे हो, इंस्टेड कि यार हम ये काम कर लें वो काम कर लें, आप उतने मिनट पीछे चले जाते हो, स्पेशली 11th 12th के स्टूडेंट्स, या स्पेशली आप बोलो स्कूल्स के स्टूडेंट्स। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं मार्क्स मैटर नहीं करते, ये नहीं करता वो नहीं करता, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर आप इतने साल अच्छे से देते हो अपनी पढ़ाई को तो आपको भी उसका रिटर्न मिलता ही मिलता है एक पॉइंट के बाद, वो कहीं नहीं जाता। नॉलेज इज द ओनली थिंग जो आपसे कभी कोई नहीं ले सकता, दैट इज एक्चुअली ट्रू। तो डिस्ट्रैक्शंस जो आपके बीच आ रही है कि यार दोस्त ने बोल दिया घूमने चलते हैं, चल ही लेते हैं ना यार, वो दोस्त शायद हो सकता है कि अपने हिसाब से, स्केड्यूल के हिसाब से फ्री हुआ है तब वो आपको बुला रहा है, लेकिन आप शायद ऐसे हो जो अपना काम, इंपॉर्टेंट काम छोड़ के वहां जा रहे हो।
तो जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, वो सिर्फ आपके हाथ में है, और आप कैसे उसे यूज़ करोगे, किस तरीके से उससे बचोगे, ये भी केवल और केवल आपके हाथ में होता है। अब एक बहुत ही मैंने कॉमन चीज़ देखी है कि यार हमें ना कोई मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा। बेटा अगर आप किसी भी मोटिवेशन के लिए बैठे हो ना, तो आज ही जाके घर पे बोल दो कि यार हमारी पढ़ाई छुड़वा दो, मतलब हमें तो मोटिवेशन चाहिए होता है हर मिनट। टेम्पररी मोटिवेशन नेवर एग्जिस्ट, वो होता ही नहीं है कुछ भी। अगर आपको 5 मिनट किसी की बातें सुन के लग गया कि यार अब करना है ये चीज़, तो आप समझ जाओ कि आप एक गलत राह पे चल रहे हो, क्योंकि टेम्पररी मोटिवेशन इज नथिंग। कभी अपने पापा को देखना, क्या वो आके बोलते हैं यार आज ना काम पे मन नहीं है, आज मोटिवेशन सा फील नहीं हो रहा है? नहीं बोलते। क्यों? अगर आप अपने घर की कंडीशंस, अपने आप को बहुत आगे नहीं देख रहे हो, अगर आप सोच ही नहीं रहे हो कि यार एक दिन ना हमें ये करना है, या एक दिन हमें अपनी फैमिली को इस मुकाम पे पहुंचाना है, या मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आपके ड्रीम्स नहीं है, और आप सोच रहे हो किसी के बोलने से वो आपके ड्रीम्स बन जाए, तो वो कभी होता नहीं है। जितने भी दुनिया में लोग आगे हैं, वो कभी भी किसी को प्रॉपर फॉलो करते हुए आगे नहीं निकलते हैं। वो आगे निकलते हैं क्योंकि उनके मन में होता है और वो उस पर वर्क कर रहे होते हैं। If you feel so कि you are depressed or you are not feeling motivated, just once look at your father or your mother or your, in fact, some of the friends also. अगर आपको लाइफ में आगे निकलना है, not only for class 11th, not only for class 12th, तो आपको मोटिवेशन खुद से आता है, इनबिल्ड होता है। सिर्फ मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ाई करनी है ऐसा मैं नहीं बोलती, लेकिन क्या आपको मार्क्स मैटर ही नहीं करने चाहिए? ये बिल्कुल गलत है। ये कहीं भी थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती कि आप बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान मत दो, आप ये मत करो। आप 1 से 2 लोगों का एग्जाम्पल देख के अगर आप इस चीज़ से फॉलो करने लग जा रहे हो कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, इससे क्या ही करना, पढ़ाई तो समझ में ही नहीं आ रही है, तो आप बेटा आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो सही चीज़। उसमें किसी का लॉस नहीं होगा, लेकिन आपका हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और कई बार मैक्सिमम केसेस में टाइम इतना निकल जाता है कि उसके बाद वो पैशन तो छोड़ दो, वो नॉर्मल चीज़ भी फॉलो नहीं कर पा रहे होते। सो यू हैव टू बी फोकस्ड। No motivation is required. Believe me, no motivation is required for you. You should be motivated on yourself. मतलब आपको खुद से मोटिवेशन आना चाहिए। आपको किसी की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ज़बरदस्ती देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन सेल्फ बिल्ड है, आप कर लोगे। ये सोच के कि यार बहुत डिफिकल्ट क्लास है, बहुत ही ज़्यादा सिलेबस हो गया, या जितने भी मैंने पॉइंट्स गिनाए, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप सोच के बैठ रहे हो ना, तो यार उठ जाओ और पढ़ाई करने लग जाओ, क्योंकि उन सब पॉइंट्स का रीज़न एक ही है कि आप खुद से मोटिवेटेड ही नहीं हो। तो आई होप सो, इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम हेयर टू डीमोटिवेट यू, इट्स समथिंग कि आई वॉन्ट टू टेल यू यार 11th है, जैसा भी ले रहे हो, जिस भी तरीके से ले रहे हो। बहुत सारे बच्चे हंसी खुशी में लेके हंसते खेलते निकाल भी लेते हैं, उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता, और वो कब 12th में पीछे होते चले जाते हैं ये भी उन्हें पता नहीं चलता। आप किस तरीके से इस क्लास में परफॉर्म कर रहे हो, बिलीव मी, इसके बाद आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठो, इसके बाद आप नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स में बैठो, आप कहीं भी चले जाओगे, आप इस साल किस तरीके से बिहेव कर रहे हो वो आपको लाइफ टाइम एज इट इज़ आपको एक इंसान बना देगा। बिलीव मी व्हेन आई से दिस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप केवल मार्क्स लाने के लिए मत पढ़ो, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ो, नॉलेज रखने के लिए पढ़ो, ताकि आप आगे चल के एक बेहतरीन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट नहीं, एक इंसान भी बन पाओ। सो येस, विद दैट आई एम एंडिंग एंड आई वांट टू से कि यार यू कैन एंड यू विल, यू कैन डू एनीथिंग। कुछ भी आप कर सकते हो, जो आप सोच लेते हो, जो आप चाह लेते हो, तो क्यों ना कुछ अच्छा सोच के, कुछ अच्छा चाह के उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। सो आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होंगी, एंड आप इस पर वर्क ज़रूर करोगे। अगर आपने नहीं किया तो भी, और अगर आप कर रहे हो तो भी, क्योंकि ये एक ऐसा साल होता है आपकी लाइफ का जो आपको बहुत 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 कुछ सिखा के जाता है। वेदर इट्स फॉर फ्रेंडशिप, इट्स फॉर मतलब एनीथिंग, इट्स फॉर एनीथिंग। पैसा कुछ भी सोच लो, लेकिन हर चीज़ आपको इस क्लास में आके समझ में आना स्टार्ट हो जाती है। सो आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी एंड आप उस पर वर्क जरूर करोगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।